डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। साथियों, अब आपका यूपी जीआईसी लेक्चरर सिविक्स का प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है, प्री क्वालिफाइड जो लोग किए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम जो आपकी तैयारी है उसके लिए भी शुभकामनाएं, ताकि आपका फाइनल एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक, साथ में एक सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये है, देखिए कट ऑफ मत जाइए, जिसका जितना हो गया, लेकिन अब तक जो लोग मिले हैं, अब तक 69 EWS का गया है और 60 लगभग 67 पे भी कोई कमेंट किया, लेकिन वो कैटेगरी नहीं बताया। ठीक, तो अमूमन आप 70 के आसपास मान सकते हैं या +2, हाँ +2 माइनस कर सकते हैं उसमें। तो 69 अब कोई बताया सही कि झूठ, क्या जो भी हो, 69 EWS तो गया है, लेकिन कोई हमको 67 भी बताया, तो अब जो भी हो, तो जिनका भी हुआ है, लेकिन अच्छा खासा 20 गुना कैंडिडेट्स को इसमें बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ एक सुनहरा अवसर है, लेकिन सुनहरा अवसर, इसको और अभी सुनहरा अवसर, एक बाधा आपने पार किया, दूसरी बाधा आपको पार करनी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आपकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये 2 चीज़ बातें हैं। इसमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने LT ग्रेड का मेंस भी लिखा है। तो उसके लिए भी एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो लोग LT ग्रेड का मेंस लिखे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। उनके लिए मैं ये कहूँगा, अगर उनसे चूक होता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा त्रासदी से कम नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी वो लिख चुके हैं, तो उनके पास बेहतर अनुभव है और टाइम मैनेजमेंट और उस एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर से वो लोग थोड़ा-सा उभर पाएँगे। लेकिन जो नए एस्पिरेंट हैं, उनको थोड़ा-सा इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि कैसे प्रेशर से बचना है। सबसे बड़ी तो ये है कि आप मेंटली रिलैक्स रहिए। जो भी आपने पढ़ा है, वो एकदम अब तक जो आपने पढ़ा है, तभी आपका प्री क्वालीफाई हुआ, वरना साधारण लोग आप नहीं हैं। अपने आप को साधारण मत समझिए, प्री क्वालीफाई हो गए, बहुत बड़ी बात है। और मेंस अगर आप ठीक-ठाक भी लिख देंगे, तब भी हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। बस थोड़ी-सी इन चीज़ों को ख़्याल रखना है कि एक तो आपको कुछ किताबों में बता दे रहा हूँ, ये मैं शुरू से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक तो PCP, जो राजनीति विज्ञान प्राध्यापक परीक्षा, प्रोफेसर RS साढ़ा, विकास सिंह और मनीषा चाण की पुस्तक है, पिंक सिटी पब्लिशर जयपुर की है। ये ऑनलाइन है, मंगा सकते हैं और कई जगह मिल भी जाएगी, तो आप मंगा, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। दूसरी पुस्तक मैं कह रहा हूँ कि जो 11th-12th की जो NCERT की किताबें हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें। ठीक? ये 12th की पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं, इनको 1-2 बार ज़रूर पढ़ें। मैं इसलिए कह रहा हूँ NCERT को पढ़ने के लिए, देखिए इसमें जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तो ये लिमिटेड कंटेंट के रूप में लिखा गया है। लिमिटेड और एकदम आप सॉलिड कंटेंट कह सकते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही, और कम से कम बातों में ज़्यादा बातें कही गई हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ, चूँकि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल है, तो आप इसके लिए NCERT के लिए जाइए। प्रेफ़र कहूँ, इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपका क्या है, GIC LT ग्रेड का ये पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स का। LT ग्रेड का एक सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ क्वेश्चन का ज़रा देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कि संसदीय व्यवस्था की आधारशिला शासन का सतत उत्तरदायित्व है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था स्थिरता की धुरी पर आधारित है। फांसीवाद से आप क्या समझते हैं? फांसीवादी विचारधारा में राज्य एवं व्यक्ति के मध्य संबंध पर प्रकाश डालिए। राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने में लोकायुक्त की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पांचवा प्रश्न, भारत श्रीलंका के मध्य संबंधों में मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉब्स, लॉक एवं रूसो द्वारा सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था विषयक विचारों को तुलना कीजिए। ठीक, अब इसमें आप मैच कीजिए, थोड़ा सा इसको एनालिसिस कीजिए कि पेपर सेट कैसे हुआ है, उस पेपर जो भी सेट किया उसका माइंडसेट क्या रहा है। उदारवाद सदियों से चली आ रही बाधाओं के विरुद्ध मानवीय स्वतंत्रता की प्रतिक्रिया थी। इस कथन के संदर्भ में उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नीति निर्देशक तत्व भारत में एक लोक कल्याण के राज्य की नींव है। इस कथन को समुचित उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। 9वां प्रश्न है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों की तुलना कीजिए। 21वीं सदी में भूमंडलीकृत विश्व में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों को समझाइए। देखिए, इस सारे प्रश्नों को एक बार अगर आप समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो एक चीज़ बात निकल के आ रही है कि जो आपने BA में सिलेबस कवर किया है, ये उसी सिलेबस पर आधारित है। इस चीज़ को ज़रा समझिए कि जो BA का पाठ्यक्रम है, उसमें LT ग्रेड का पूछा गया है। अब चूँकि एक चीज़ आपको परेशान करेगी, अब यहाँ चूँकि आपका
एमए के आधार पर ये लेक्चरर जीआईसी का होने वाला है। तो एमए का सिलेबस आपको पढ़ना होगा। इसमें खासकर आपको एक तो पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थिंकर्स यानी राजनीतिक विचारक, इंडियन और वेस्टर्न दोनों, भारतीय पाश्चात्य दोनों, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी आप भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। और साथ ही अब थोड़ा सा आपको जो आईआर का सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन में, एक तो थियरी का सेक्शन और साथ ही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनको आप विधिवत पढ़ना होगा। ठीक, इसके अलावा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके अंतर्गत आपको जो बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, उसके अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र या उसका विकास या उद्भव, साथ ही जो इसके विभिन्न उपागम है उसमें भी इनपुट आउटपुट यानी आगत और निर्गत, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार, और साथ ही संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। इसके अलावा पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ये जरूर आप याद रखिएगा, इसको जरूर पढ़ें एक बार। इसमें भी आप विभिन्न देशों के संविधानों का वर्गीकरण पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ज़्यादा नहीं, जो मोटी मोटी बातें आपको पता है उतना ही, ज़्यादा नहीं। फिर एक आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इतना ही पढ़ना होगा बेसिक, कि जैसे कि आपको लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर, संगठन के सिद्धांत में जैसे आपको हायरार्की पढ़ लेना है, और निर्णय निर्माण सिद्धांत, और साथ ही लोक प्रशासन के जो उद्भव के विभिन्न चरण हैं उसको जरूर पढ़िए। ठीक, ब्यूरोक्रेसी को जरूर पढ़िए, मैक्स वेबर का सिद्धांत। इसके साथ ही जो विधायिका पर नियंत्रण है, विधायिका पर नियंत्रण है, उसको भी आप जरूर पढ़ें। ये थोड़ी मोटी छोटी मोटी बातें हैं, इनको आप जरूर ख्याल रखिए। तो साथियों, एक तो सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि एक तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। कोई भी दिक्कत हो तो आप, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जरूर व्हाट्सअप करें, या टेलीग्राम लिंक है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। तो साथियों, मैं बहुत ही कम समय में आपसे बस बात करना चाह रहा हूँ। बहुत लोग परेशान थे, लेकिन हम लोग विधिवत एक और वीडियो में चर्चा करेंगे कहाँ से क्या पढ़ना है विधिवत नोट्स के साथ। फिर हम लोग जीआईसी सिविक्स के लिए, जैसे आपका सिविक्स के लिए दो चार क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो जैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आंसर कैसे लिखना है उसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन एक बात, आप कुछ भी कहिए, चाहे कोई भी हो, उस पर आपको नहीं जाना, आपको जैसे पढ़ना है, आपको पढ़ने में जैसे सहूलियत हो पढ़िए, जहाँ से पढ़ना हो पढ़िए, जो आपको इंटरेस्टेड हो, जहाँ से समझ में आता है वहाँ से पढ़िए। लेकिन आप अपनी राइटिंग स्किल्स को छोड़िए, केवल लिखने की आदत डालिए। पहले सादे पेज पे जो भी प्रश्न बना लीजिए, आप उसको लिखने की आदत जरूर डालें। जो हमने प्रश्न दिखाए, कहीं सेल्टी ग्रेड का मेंस का पेपर मिल जाए, उसी को केवल मतलब लिखने की आदत डालिए। ये जरूर आप कीजिएगा। कहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ समझ में आए आपको वहाँ से पढ़िए, लेकिन किताबों को पढ़िए, उनकी भाषा को समझिए, उनकी भाषा शब्दों के चयन पर ख्याल रखिए, क्योंकि अब मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, और 3 गुना मतलब 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है 111 सीटों के सापेक्ष। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको मेहनत करना है, ये हल्के में मत लीजिए। आपने एक बाधा पार किया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत, आप हजार लोगों में से छंट कर आए हैं, तो आप अपनी प्रतिभा को जरूर दिखाएं। जब आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में क्वालिफाई कर लें। एकदम पॉजिटिव रहना है, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।